हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 2 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। यह करंट अफेयर्स सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से लेकर स्टेट पीएससी तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके अलावा किसी भी करंट अफेयर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से ही सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है केंद्रीय बजट 2021-22। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट हाल ही में पेश किया गया 1 फरवरी 2021 को। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था मेड इन इंडिया टैबलेट के द्वारा। चूँकि यह बजट कागज रहित बजट है, इससे पहले जो बजट पेश होता था वो दस्तावेज होते थे उसके कागज में, लेकिन इस बार पहली बार इसको डिजिटली रूप से पेश किया गया। इसके दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी में हैं, केंद्रीय बजट ऐप पर उपलब्ध हैं। तो केंद्रीय बजट 2021-22 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया मेड इन इंडिया टैबलेट से। यह देश का पहला कागज रहित बजट है। इसके सभी दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध हैं केंद्रीय बजट ऐप पर। जान लेते हैं बजट के बारे में। बजट। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, जबकि आर्टिकल 112 यानी कि अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बजट एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। सर्वाधिक बार बजट को पेश किया गया है मोरारजी देसाई द्वारा। मोरारजी देसाई, इन्होंने सर्वाधिक बार भारत का बजट पेश किया है 10 बार। नेक्स्ट है बजट को तैयार किया जाता है। बजट को तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों को जो देखा जाता है बजट विभाग की देखरेख में। इसको प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। बजट तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के तहत आने वाले बजट विभाग द्वारा प्रतिवर्ष। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे आर षणमुखम शेट्टी। आर षणमुखम शेट्टी द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। दोस्तों, बजट के विस्तृत नोट्स आपको अलग से जल्द ही करा दिए जाएंगे, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट और इससे संबंधित जितने भी स्कीम्स का जिक्र किया गया है बजट में, उनकी वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी पीडीएफ नोट्स में। तो अभी इसको बजट को इतना ही रखते हैं, इसमें उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव यह एक जनजातीय उत्सव है जिसको लॉन्च किया है ट्राइफ्ड द्वारा नई दिल्ली में। 1 से 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जनजातीय कला, शिल्प, भोजन, प्रदर्शनी आदि दिखाई जाएंगी। आदि महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है ट्राइफ्ड द्वारा 1 से 15 फरवरी 2021 तक। इसमें जनजातीय कला, शिल्प, भोजन, प्रदर्शनी आदि दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है जोस्कर स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल। जोस्कर स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। जोस्कर श्रेणी लद्दाख में पड़ती है, तो जोस्कर स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश वाराणसी को प्रसाद योजना के तहत। प्रसाद योजना बेसिकली पर्यटन से संबंधित है और इस योजना के तहत वाराणसी को 2 नाव दी गई हैं, जिसमें पहला जो नाव दिया गया था वो था अलकनंदा क्रूज, और हाल ही में दूसरी नाव भी दी गई है जिसका नाम है यूपी टूरिज्म फेरी। तो उत्तर प्रदेश वाराणसी को प्रसाद योजना के तहत 2 नावें दी गई हैं, जिसमें पहली का नाम है अलकनंदा क्रूज और दूसरी का नाम है यूपी टूरिज्म फेरी। नेक्स्ट पॉइंट है म्यांमार। म्यांमार में 1 साल का आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहाँ पे जो शासन है उसमें थोड़ा सा
उथल पुथल मची हुई है, जिस कारण म्यांमार में 1 साल का आपातकाल घोषित कर दिया गया है और अब वहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के माइंट सवे वहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मकथा दी गई है जिसका नाम है एमंग ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। एमंग ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ, यह आत्मकथा है हामिद अंसारी की। वेरी वेरी मोस्ट है, याद रखेंगे, हामिद अंसारी की आत्मकथा एमंग ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है अभी गणतंत्र दिवस पर लाल किला दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, काफ़ी चर्चा में विषय बना हुआ है, तो जान लेते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आरक्षित केंद्र, जो लाल किले का आरक्षित केंद्र है, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जानकारी हुई है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले के आसपास जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर आरक्षित केंद्र पर निशान साहेब झंडा को फहराने को लेकर न्यूज़ काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। तो ऐसे में लाल किला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी एग्ज़ाम्स को देखते हुए पूछ लेगा लाल किला के बारे में। तो जान लेते हैं लाल किले का निर्माण 1638 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इस दौरान जब इसका निर्माण 1638 ईस्वी में दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया जा रहा था, तभी शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। लाल किला लाल और सफ़ेद रंग में बना हुआ है। इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसके वास्तुकार हैं लाल किले के। और लाल किले पर जो झंडा फहराने की परंपरा बनी हुई है वो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। लेकिन आज़ादी के अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे लाल किले की प्राचीर पर भी फहराया था। तब से लेकर अब तक लाल किले पर हर वर्ष झंडा फहराया जाता है। अब यहाँ पे शाहजहां का जिक्र आया है तो जो थोड़ा शाहजहां के बारे में जान लेते हैं। शाहजहां का प्रारंभिक नाम खुर्रम था। शाहजहां का प्रारंभिक नाम खुर्रम था। इसको शाहजहां की उपाधि जो दी थी वो दी थी जहांगीर ने। 1628 में शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक हुआ और इसके बाद 1638 में यह अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले आया था। आगरा में भी इसने एक धरोहर का निर्माण कराया था जिसका नाम है ताजमहल। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इस महल का निर्माण कराया था, ताजमहल का, जिसके वास्तुकार भी हैं उस्ताद हमीद लाहौरी। उस्ताद हमीद लाहौरी ने ही ताजमहल का निर्माण किया था। शाहजहां के द्वारा अगर हम बात करें अन्य इमारतों की जो बनवाई गई हैं तो उसमें ताजमहल हो गया आगरा का, दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, इन सभी का निर्माण शाहजहां ने कराया है। राइट। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है शाहजहां से संबंधित। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो वह है शाहजहां। तो ये शाहजहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। नेक्स्ट इसमें जान लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का जिक्र आया है तो जान लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है और इसको संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था एवं
14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे की लंबाई चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो 3:2। एक बार एसएससी स्टेनोग्राफर में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। 3:2, 2:3, 3:4, 4:3। तो इसका आंसर था 3:2। इस ध्वज में नीले रंग का 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र भी है। 24 तिल्लियों का अशोक चक्र भी बना हुआ है, जो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रश्न पूछ लेगा राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र बना हुआ है उसमें 24 तिल्लियां हैं, वो किस से लिया गया है, तो वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस ध्वज का सबसे ऊपर का जो रंग है वो गहरा केसरिया रंग है, जो साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। मध्य में सफ़ेद रंग सत्य एवं शांति का प्रतीक है। और सबसे नीचे का रंग है हरा, जो उर्वरता, विश्वास एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है। सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था वो 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर फहराया गया था। तब यह हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को के रूप में जाना जाता था और इसको तभी फहराया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। लेकिन 22 अगस्त 1907 को जर्मनी का एक शहर पड़ता स्टुटगार्ट, वहाँ पे मैडम काका ने इस ध्वज का कुछ रूप परिवर्तित कर दिया था, परिवर्तित कर फहराया था मतलब। और थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में आगे चलकर। तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था वो तेनसिंग नार्गे और सर एडमंड हिलेरी द्वारा 1953 में फहराया गया था। तो ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के। कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की गई है 2020 की, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। इसको जो जारी किया है वो लेवी संस्थान सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में। उसने कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। यह इंडेक्स 6 संकेतक, मतलब इसमें 6 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए इसको जारी किया गया है, जिसमें कन्फर्म केस, किस कंट्री में कितने कन्फर्म केस रहे हैं, उसमें कितनी कन्फर्म डेथ हुई हैं, प्रति मिलियन आबादी में कितने केस रहे हैं, प्रति मिलियन आबादी पर कितनी डेथ हुई हैं, और परीक्षण अनुपात मतलब जो टेस्टिंग है उसका क्या रेशियो रहा है, और प्रति 1000 व्यक्तियों पर परीक्षण की संख्या क्या रही है। इन 6 संकेतकों के आधार पर कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया लेवी संस्थान ऑस्ट्रेलिया द्वारा। इसमें जो बेहतर प्रदर्शन किया है, सबसे फर्स्ट स्थान पर इसमें है न्यूजीलैंड। इस इंडेक्स में सबसे फर्स्ट पर है न्यूजीलैंड, दूसरे पर है वियतनाम और फिर इसके बाद थाईलैंड। और इसी क्रम में अगर हम आगे चलते रहें तो अपने एशिया में बात करें तो 10वें स्थान पर श्रीलंका ने स्थान काबिज किया है। भारत की रैंक इसमें काफ़ी पीछे है, भारत 86वें स्थान पर है और अंतिम स्थान पर इसमें है 98 पर ब्राज़ील। इस सूचकांक की सबसे खास बात यह है कि इसमें चीन शामिल नहीं हुआ था। चीन ने क्योंकि अपना प्रॉपर डाटा मतलब पब्लिश नहीं किया था, तो जब डाटा पब्लिश नहीं हुआ तो इसको शामिल भी नहीं किया गया इस इंडेक्स में। बस इसमें यही प्रश्न बनेगा कि कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन से देश को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है और भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक इसमें 86 है। नेक्स्ट पॉइंट है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं नए आरएस शर्मा। इन्होंने इंद्रभूषण जी का स्थान लिया है। आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ आरएस शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है पाल किरुटजन। इनका निधन हुआ है। इन्हें 1995 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने ओजोन के अपघटन से संबंधित कोई
खोज की थी उसी के लिए 1995 में रसायन का नोबेल मिला था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित हो गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस। नेक्स्ट है 31 जनवरी। 31 जनवरी 2021 को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। बेसिकली विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, तो 2021 में अंतिम रविवार 31 जनवरी को पड़ा, इसलिए विश्व कुष्ठ दिवस 2021 में 31 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021। 2021 में पल्स पोलियो कार्यक्रम जो पहली बार शुरू हुआ वो 31 जनवरी को शुरू हुआ और इसको राष्ट्रपति महोदय द्वारा शुरू किया गया 31 जनवरी को। इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है और भारत को जो पोलियो मुक्त घोषित किया था वो 27 मार्च 2014 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पोलियो के बारे में जान लेते हैं। पोलियो बेसिकली वायरस जनित बीमारी है और एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन सी बीमारी वायरस जनित है, कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा नहीं होती है। तो वायरस से संबंधित सभी बीमारियों को हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। एड्स हुआ, डेंगू और पोलियो तो है ही वायरस जनित, चेचक, छोटी माता और खसरा। बर्ड फ्लू यही वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस के कई रूप होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C और पीलिया। हेपेटाइटिस पीलिया में जो प्रभावित अंग है वो लीवर है और वायरस जनित रोग है रेबीज कुत्ते काटने से, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा। तो इसमें एड्स और हेपेटाइटिस और ये पीलिया वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी वायरस जनित रोग हैं। तो दोस्तों ये था 2 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपकी क्वेरी है किसी प्रकार की क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और खूब मेहनत कीजिए, सफल होइए। हम आपके साथ हैं हर तरीके से और आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।